नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव आज अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाय अमरजीत सर के माध्यम से आज आप लोगों के बीच एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम शिक्षण की अवस्थाएं हैं। शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। अब शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? एक शिक्षक शिक्षण कार्य करने के पूर्व, करते समय, शिक्षण कार्य करने के बाद क्या क्या क्रियाएं करता है, यह सब एक शिक्षण की अवस्था के अंतर्गत आती है। यह शिक्षण की अवस्थाओं को जैक्सन, एक शिक्षा शास्त्री थे जैक्सन, जिनका नाम शिक्षण की अवस्थाओं से जुड़ा था, और जैक्सन ने 1966 में शिक्षण की मूल 3 अवस्थाएं बताई। जैक्सन नामक शिक्षा शास्त्री ने 1966 में शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई, और 3 अवस्थाओं को आप नाम पूर्ण रूप से याद रखना। इन्हीं सभी से क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्रों में सदैव बनते हैं। पहला जो अवस्था है वह पूर्व क्रियावस्था। पहली अवस्था जो है वह पूर्व क्रियावस्था और प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज जो दूसरी अवस्था है अंतः क्रिया अवस्था, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा, अंतः क्रिया अवस्था। और अंतः क्रिया अवस्था को मुख्य रूप से इंटर एक्टिव स्टेज कहा गया है। इंटर एक्टिव स्टेज। और जो तीसरी है अवस्था का नाम है शिक्षण की, उसका नाम है उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था। अब इन तीनों नामों से ही स्पष्ट हो जा रहा कि शिक्षण की अवस्थाएं, किस अवस्था में शिक्षक कौन कौन सी क्रिया करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, आपके प्रश्न पत्र के व्यू से, कि शिक्षण की कौन सी अवस्था नहीं है। 3 अवस्थाएं इस तरह से दिया रहेगा और एक अवस्था अन्य डाल देगा तो वह अवस्था नहीं होगी। लेकिन यह तीनों अवस्थाओं को क्रम से याद रखना है। एक पहले जो अवस्था का नाम है वो पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, इंटर एक्टिव स्टेज। और तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था। अब यहाँ से पहली अवस्था की चर्चा हम करते हैं, जिसका नाम है पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था। और इस अवस्था में यह ध्यान दें, यहाँ पर शब्द ही है पूर्व, अर्थात कक्ष में शिक्षक जाने से पहले जितनी भी क्रियाएं करता है वह पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थात कक्ष शिक्षण कार्य करने से पहले शिक्षक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कक्ष में जाने से पहले अर्थात पढ़ाने से पहले शिक्षक शिक्षा पाठ योजना का निर्माण करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण कौशलों का चयन करना इत्यादि क्रियाएं करता है। इसी कारण इसे शिक्षण नियोजन की अवस्था कहा गया। एक बार अच्छे से ध्यान देंगे, मुख्य बिंदु है शिक्षण नियोजन की अवस्था। शिक्षण नियोजन की अवस्था, इसी अवस्था को कहा गया। प्रश्न रहेगा कि शिक्षण की किस अवस्था को शिक्षण नियोजन की अवस्था कहा जाता है, तो शिक्षण नियोजन की अवस्था इसलिए क्योंकि यह पढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है शिक्षक इस अवस्था में। तो शिक्षण नियोजन की अवस्था पूर्व क्रिया अवस्था है। इसी पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक पढ़ाने से पूर्व विभिन्न प्रकार के साहित्य किताबों का अध्ययन करता है
और अपने से अनुभवी लोगों से मुख्य रूप से विचार विमर्श करता है। इसी कारण इस अवस्था को प्रत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्रत्यात्मक, याद रहे किस अवस्था को प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है? तो पूर्व शिक्षण की किस अवस्था को प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है? तो शिक्षण की पहली अवस्था अर्थात पूर्व क्रिया अवस्था को प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है। क्यों प्रत्यात्मक अवस्था, क्यों शिक्षण की पहली अवस्था को ही कहा जाता? तो क्योंकि इसी अवस्था में शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यों और अपने से अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श करने के बाद यह मुख्य रूप से पढ़ाने की योजना बनाता है। इसी कारण इसे प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है। यह पहली अवस्था रही। एक बार पुनः रिवाइज कर दें, पूर्व क्रिया अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती? तो पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक कक्षा कक्ष में जाने से पूर्व जितनी भी क्रियाएं करेगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था में रहेंगी और पूर्व क्रियात्मक अवस्था के ही अंतर्गत शिक्षण की तैयारी करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण कौशलों का चयन करना इत्यादि क्रियाएं आती है। दूसरी अवस्था की बात कर लें हम। दूसरी जो अवस्था है वह मुख्य रूप से अंतः क्रिया अवस्था। दूसरी अवस्था में देखें अंतः क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था। और अंतः क्रिया अवस्था में नाम से ही है अंतः अर्थात जो योजना शिक्षक ने तैयार किया था उस योजना को लेकर के बच्चों के बीच कक्षा कक्ष में उपस्थित हो गया। अर्थात यह कक्षा कक्ष के शिक्षण की अवस्था है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच अंतः क्रियाएं हो रही हैं। इसी अवस्था में अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच अंतः क्रिया होती है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्र के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जाता है, छात्र जो उत्तर देते हैं वह शिक्षक उस उत्तर को प्राप्त करता है, विचार विमर्श होता है और शिक्षक इसी क्रिया के अंतर्गत छात्रों को प्रेरित करता है। अतः अंतः क्रियाएं विषय वस्तु, देखें यहाँ विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण इसी बिंदु के अंतर्गत आ जाएगा। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा इसी बिंदु के अंतर्गत आ जाएगा, प्रेरणा प्रदान करना बच्चों को, और विचार विमर्श, विचार विमर्श इसी बिंदु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण शिक्षण की किस अवस्था का भाग है? तो प्रस्तुतिकरण देखिए ध्यान से, प्रस्तुतिकरण शिक्षक की अंतः क्रिया अवस्था का भाग है। किस अवस्था, अगला प्रश्न हो सकता है इस अवस्था से, किस अवस्था में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तथा उत्तर प्राप्त करता है? तो ये अंतः क्रिया अवस्था जिसे इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं। किस अवस्था में शिक्षक प्रेरणा प्रदान करता है छात्रों को? तो अंतः क्रिया अवस्था में। अर्थात कक्षा, दूसरा प्रश्न इससे सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा कक्ष की अवस्था कौन सी है? तो कक्षा कक्ष की अवस्था देखें यहाँ पर, अंतः क्रिया जो अवस्था है वह कक्षा कक्ष की अवस्था है। जो अंतः क्रिया की जो अवस्था है दूसरी अवस्था, अंतः क्रिया की अवस्था वह कक्षा कक्ष की अवस्था है अर्थात प्रस्तुतिकरण की अवस्था है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की अवस्था है। अब तीसरी अवस्था की हम बात कर लें, उत्तर क्रिया अवस्था। आप लोग भी शिक्षण कार्य में देखते होंगे किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय जब वह पाठ योजना का निर्माण करके लाया कक्षा कक्ष में छात्रों के बीच, उस पाठ योजना को निर्मित करने के बाद वह छात्रों के बीच प्रस्तुतिकरण किया। फिर प्रस्तुतिकरण करने के बाद अंत में आप सभी लोग यह देखते होंगे कि शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। अर्थात जो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो रहती है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होगी वह मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आ जाएगी? मूल्यांकन की प्रक्रिया, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्य रूप से इसी बिंदु के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया यह आप देखें, मूल्यांकन की जो मूल्यांकन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत। उत्तर क्रिया अवस्था, तीसरी अवस्था की चर्चा हम लोग कर लें। तीसरी अवस्था की, तो तीसरी जो अवस्था है उत्तर
क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था को इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे, तो पोस्ट एक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब यह शिक्षण की तीसरी अवस्था है। शिक्षण की अगर पूछा जाए कि शिक्षण की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो शिक्षण की तीसरी अवस्था उत्तर क्रिया अवस्था है, जिसमें शिक्षक कौन कौन सी क्रिया करेगा, तो मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कार्य किसके अंतर्गत करेगा, तो तीसरी अवस्था अर्थात उत्तर क्रिया अवस्था। मूल्यांकन के बाद मुख्य रूप से गृह कार्य किस अवस्था में देगा, गृह कार्य तो मुख्य रूप से उत्तर क्रिया अवस्था में। फिर प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि किस क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, तो उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत। इस प्रकार से यह जो तीसरी जो अवस्था है शिक्षण की, यह उत्तर क्रिया अवस्था है। और ये तीसरी अवस्था के अंतर्गत शिक्षक कौन कौन सी क्रिया करता है, तो पहले मूल्यांकन करेगा, अर्थात जितना भी द्वितीय क्रिया अर्थात अंतः क्रिया अवस्था में जितने भी चीजें व प्रस्तुतिकरण बच्चों के बीच में किया रहेगा, उसका मूल्यांकन यह करता है शिक्षक कि छात्रों को बोध हुआ या नहीं हुआ। फिर कक्षा छोड़ने से पहले बच्चों को गृह कार्य देता है कि हम जो भी आज पढ़ाए कल पूछेंगे आप लोगों से, या कल आप सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ करके आइएगा, या गृह कार्य। और प्रतिपुष्टि जो फीडबैक भी इसी अवस्था के अंतर्गत बच्चा देता है कि जो भी मूल्यांकन के फलस्वरूप जो उत्तर प्राप्त होते हैं वह उत्तर गलत छात्रों के द्वारा प्राप्त हुए या सही दिए गए, जो छात्र जो उत्तर दिया वह गलत था या सही था, उसकी प्रतिपुष्टि भी शिक्षक ही करता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि प्रतिपुष्टि किस बिंदु के अंतर या शिक्षण की किस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगी, तो प्रतिपुष्टि शिक्षण के उत्तर क्रिया अवस्था अर्थात शिक्षण की तृतीय अवस्था के अंतर्गत प्रतिपुष्टि आ जाएगी। परंतु अभिप्रेरणा आपको हमने बताया कि अभिप्रेरणा या द्वितीय अवस्था अर्थात अंतः क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहां पर शिक्षक बच्चों के साथ विचार विमर्श जो कर रहा है तो सही होने के स्थिति में वह बच्चे को प्रेरित करता है। यहाँ पर मूल्यांकन के फलस्वरूप जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तो उनकी प्रतिपुष्टि शिक्षक कर रहा है कि आपका दिया गया उत्तर सही है या गलत है। यह प्रतिपुष्टि और वहाँ अभिप्रेरणा दोनों में। अभिप्रेरणा अगर पूछता है तो उत्तर क्रिया अवस्था हो जाएगी, अगर प्रतिपुष्टि अभिप्रेरणा अगर पूछेगा तो अंतः क्रिया अवस्था हो जाएगी, यदि प्रतिपुष्टि पूछता है तो उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षण की 3 अवस्थाओं का सविस्तार से पूरा उल्लेख किया। पहली जो अवस्था थी वह मुख्य रूप से पूर्व क्रिया अवस्था, जो दूसरी अवस्था थी अंतः क्रिया अवस्था, और तीसरी जो अवस्था थी उत्तर क्रिया अवस्था। इसमें जो अभी तक जो इस टॉपिक से जो प्रश्न बने हैं उसमें पहला था कि पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षण की किस अवस्था के अंतर्गत आएगी। आपको हमने सविस्तार से पूरा बताया कि पाठ्य योजना का निर्माण मुख्य रूप से पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगी। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगी, तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आ जाएगी। फिर मूल्यांकन कार्य किस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगी, तो तीसरी अवस्था उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगी। और इस प्रकार से शिक्षण की तीनों अवस्थाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया और हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे मैं इसी तरह वीडियो आपके बीच लेकर के आता रहूं, इसके लिए हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें कि दिन प्रतिदिन हम नए नए वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूं। थैंक यू।